मित्रों, अब उसके आगे की बात करता हूँ। जो मैं कहानी आपके सामने पेश कर रहा था, प्रस्तुत कर रहा था, ये कहानी थी यही सच है। इसमें दीपा मुख्य किरदार है, मुख्य पात्र है, और वो दो युवकों से प्रेम करती है। पहला जो युवक है वो उसका साथी है, सहपाठी है, निषेध, और उसके बाद में संजय से, फिर संजय के बाद में निषेध उसे फिल्म मिल जाता है कोलकाता में। कलकत्ता जब वो इंटरव्यू प्रोफेसर पद के लिए देने जाती है पीएचडी के बाद। अब देखते हैं वो इंटरव्यू देने के लिए जाती है और आगे क्या होता है, कैसे क्या आगे की कहानी है, समझते हैं। परसों मुझे कोलकाता जाना है, बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो संजय को कह रही हूँ कि भाभी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू, अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूँ अकेली घूम फिर लेती हूँ तो संजय सोचता है मुझे बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी। किसी तरह मेरे साथ चल पाता कलकत्ता। अब ये कलकत्ता के लिए सफ़र करती है। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफार्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफार्म पर खड़े असंख्यक नर नारियों में ईरा को ढूंढती हूँ, वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नज़रें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो ईरा खड़ी है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, उफ़, तुझे ना देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुँचूँगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुँचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हूँ। ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। ईरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची नीची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से बहुत विचित्र सी विराटता का आभास होता है। और इस सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कहाँ कानपुर और कहाँ यह कोलकाता। मैं तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं। सारी भीड़ को चीर कर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों ईरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। हम जैसे डरें तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरे। फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे। जाती है कभी उनके पास भी या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी। कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। कई कमाल के लोग हैं भाई, कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रश्न
कतई मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन ही रहती हूँ। ईरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था। वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को ईरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निषेध दिखाई देता है। मैं सक पका कर नज़र घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज़ पर ही आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ईरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब ईरा देती है, मैं देख रही हूँ निषेध बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह क्या शौक रचाया, यह क्या शौक चराया। उसका रंग सिहा पड़ गया है, वह दुबला भी हो गया है। मुझे इस बात पर हंसी इसलिए आ रही है कि कवियों की तरह बाल लंबे कर लिए हैं। अमूमन कवि जो होते हैं, शायर होते हैं, वो बाल लंबे रखते हैं, उनका शौक़ होता है। पहले मैं भी रखता था, बहुत लंबे लंबे बाल मैंने रखे हैं। इस बात पर मुझे हंसी आ गई। मन्नू भंडारी की लिखी हुई एक कहानी है। आगे देखते हैं। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। ईरा को मुन्नू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं भी घर पहुंचने की उतावली हो रही थी। कॉफ़ी हाउस से धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। ईरा उससे बात करती रही है, मानो वह ईरा का ही मित्र हो। ईरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निषेध का यूं मिलना, ना चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निषेध। लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा है इसे। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों ना हो, पर मैं जानती हूँ यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहनेगा था। अगर ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो। उसने अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वह मेज़ के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। ज़रा उसका खिसियाना तो देखती। वह कल भी आएगा। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं उससे नफ़रत करती हूँ। अच्छा है, आए कल मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ और उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ न जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निषेध ने विवाह क्यों नहीं किया। करे ना करे मुझे क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है?
मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं? कलकत्ता नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। ईरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर साहब से सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है। निषेध सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है। वह क्यों मेरे लिए काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई में स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास ना आए। 8:45 बजे के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निषेध टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पायजामा। तो वह समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता, समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो गया, और जब वह आया तो मैं चाह कर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार में मैं स्वीकार नहीं कर पाती थी, नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं बात सुनकर या दिलचस्पी लेना कम ना कर दे। उसके आज भरे प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक ही मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं उसे अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती, और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र चालित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं हैं तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे होगे। 3 दिन हो गए, किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। कलकत्ता, आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया है। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए वैसे नहीं दे पाई, पर निषेध ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ यह सब निषेध की वजह से ही हुआ। ढलते सूरज की धूप निषेध के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निषेध इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता।
پر میری خاطر اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کا احسان لیا۔ آخر کیوں؟ کیا بات چاہتا ہے کہ میں کلکتہ آ کر رہوں اس کے ساتھ؟ اس کے پاس ایک عجیب سی پلک سے میرا تن من سہر اٹھتا ہے۔ ایسا کیوں چاہتا ہے؟ اس کا ایسا چاہنا بہت غلط ہے، بہت انوچت ہے۔ میں اپنے من کو سمجھاتی ہوں ایسی کوئی بات نہیں، شاید وہ کیول میرے پرتی کیے گئے انیائے کا پرتیکار کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ پر کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کی مدد سے نوکری پا کر میں اسے क्षमा کر دوں گی یا جو کچھ اس نے کیا ہے اسے بھول جاؤں گی؟ اسمبھو۔ میں کل ہی اسے سنجے کی بات بتا دوں گی۔ آج تو اس خوشی میں پارٹی ہو جائے، یہ نشیت نے سوال کیا۔ کام ہی کی بات کے علاوہ یہ پہلا واقعہ اس کے منہ سے سنتی ہوں۔ میں ایرا کی اور دیکھتی ہوں، وہ پرستاؤ کا سمرتھن کر کے بھی منو کی طبیعت کا بہانہ لے کر اپنے کو کاٹ لیتی ہے۔ اکیلے جانا مجھے کچھ اٹپٹا سا لگتا ہے۔ ابھی تک تو کام کا بہانہ لے کر گھوم رہی تھی، پر اب پھر بھی میں منع نہ کر پاتی۔ اندر آ کر تیار ہوتی ہوں۔ مجھے یاد آتا ہے نشیت کو نیلا رنگ بہت پسند تھا۔ میں نیلی ساڑی ہی پہنتی ہوں، بڑے چاو اور سترکتا سے اپنا پرسادھن کرتی ہوں اور بار بار اپنے کو ٹوکتی جاتی ہوں کس کو رجھانے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے؟ کیا یہ نرا پاگل پن نہیں ہے؟ سیڑھیوں پر نشیت ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، اس ساڑی میں تم بہت سندر لگ رہی ہو۔ میرا چہرہ تمتما جاتا ہے، کنپٹیاں سرخ ہو جاتی ہیں۔ میں چپ چاپ اس واقعے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ سدا چپ رہنے والا نشیت بولا بھی تو ایسی بات؟ مجھے ایسی باتیں سننے کی ذرا سی بھی عادت نہیں ہے۔ سنجے نہ کبھی میرے کپڑوں پر دھیان دیتا ہے، نہ ایسی باتیں کرتا ہے، جبکہ اسے پورا ادھیکار ہے، اور یہ بھی ادھیکار ایسے ہی باتیں ہیں، اور یہ بنا ادھیکار ایسی باتیں کرے۔ پر جانے کیا ہے کہ میں اس پر ناراض نہیں ہو پاتی ہوں، بلکہ ایک پلکمय سہرن محسوس کرتی ہوں۔ سچ سنجے کے منہ سے ایسا واقعہ سننے کو میرا من ترستا رہتا ہے، پر اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ پچھلے 2.5 سال سے میں سنجے کے ساتھ رہتی ہوں۔ روز ہی شام کو ہم گھومنے جاتے ہیں۔ کتنی ہی بار میں نے شرنگار کیا، اچھے کپڑے پہنے، پر پرشنسا کا ایک شبد بھی اس کے منہ سے نہیں سنا۔ ان باتوں پر اس کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ یہ دیکھ کر بھی جیسے یہ سب نہیں دیکھ پاتا۔ اس واقعے کو سننے کے لیے ترستا ہوا میرا من جیسے رس سے نہا جاتا ہے۔ پر نشیت نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ مجھے کیا ادھیکار؟ کیا سچ مچ ہی اسے ادھیکار نہیں ہے؟ نہیں جانے کیسی مجبوری ہے، کیسی ویوستھا ہے کہ میں اس بات کا جواب نہیں دے پاتی ہوں، نشچیناتمک دृڑھتا سے نہیں کہہ پاتی کہ ساتھ چلتے اس ویکتی کو سچ مچ ہی میرے وشے میں ایسی وانچھت بات کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ متروں، اس کے آگے کی کہانی اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔